हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नुपुर गुलाटी आपके साथ में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी एनडीए प्रीवियस ईयर पेपर पार्ट 6। इससे पहले हमने 5 पार्ट्स कंप्लीट करे हैं जिसमें हमने सारे क्वेश्चन एनडीए के डिस्कस करे। जो आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सबको हमने डिस्कस किया आपके प्रीवियस 5 पार्ट्स के अंदर। हमने उसमें क्या देखा कि भाई जितने भी क्वेश्चन आपके एनडीए में आए होते हैं, एनडीए में आए हैं, वो कैसे रिपीट हो रहे हैं और किस तरीके से हमें उसे सॉल्व करना है। आप लोग के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम आपने क्लास नहीं लिया है, आप क्वेश्चंस करा रही हो। क्वेश्चंस इसीलिए करा रही हूँ साथ के साथ में क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं इसमें बहुत सब चीजें रिपीटेड आती हैं। साथ के साथ आप लोग की क्लासेस शुरू होंगी। दूसरी बात, सब लोग पूछ रहे हैं कि मैम टाइम पे क्यों नहीं आते हो या आपकी क्लास रेगुलर क्यों नहीं होती है। क्लास बिल्कुल टाइम पे और बिल्कुल रेगुलर चल रही है। रोज 2 o'clock पर इसी नाम से क्लास शुरू होती है। इसी नाम से आप लोग देख सकते हो। इसी नाम से अगर आप लोग चाहो कोई क्वेश्चन पूछना या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसी नाम से नुपुर गुलाटी नाम से किसी भी सोशल मीडिया साइट पर सर्च कर लीजिए। आपको मैं मिल जाऊंगी। आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन चाहो आप पूछ सकते हो। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप मेरा नाम लिखिए, आपको फर्स्ट 3 में मैं मिल जाऊंगी। ठीक, आपको इजीली मिल जाएगा ये। मतलब इजीली मेरी फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। तो आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। दूसरा हम बात कर रहे हैं आपका इस जो एयरफोर्स का एग्जाम है, एयरफोर्स वाई ग्रुप, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में बायोलॉजी नहीं आती पर एयरफोर्स वाई ग्रुप में बायोलॉजी आती है। अभी उसकी कुछ डेट्स अनाउंस हुई हैं कि भाई अगस्त थर्ड ईयर में, तो बस नेक्स्ट वीक से अब सिर्फ अब साथ साथ में एनडीए के हम लोगों ने एयरफोर्स को भी पढ़ना शुरू करना है। ठीक, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आप राखी मना लो सबके सब अच्छे से। बहुत सारे गिफ्ट्स ले लो अपनी बहनों के लिए। उसके बाद हम लोग दोबारा से उसी लेवल पे पढ़ाई करना शुरू करेंगे। देखो, जो एयरफोर्स का एग्जाम है ना, उसमें बायो बहुत ज्यादा मार्क्स की नहीं आती। तो आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिए। एयरफोर्स का मैं आपके एग्जाम से बहुत पहले कवर करा दूंगी। तो एयरफोर्स का हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से, मतलब मंडे ऑनवर्ड्स। बाकी अब आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। अभी 2 o'clock रेगुलर आपका ये क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही में आप लोग की क्लासेस स्टार्ट करनी है और हमने एयरफोर्स का वाई ग्रुप भी स्टार्ट करना है। तो उसके टाइमिंग्स मैं आपको बता दूंगी। उसके लिए आप लोग ज्वाइन कीजिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक। फेसबुक पर इसी नाम से एक पेज है जिसका नाम है बायोमेनिक्स बाय नुपुर गुलाटी। आप वहां जाकर के एक पेज ज्वाइन कीजिए। वहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मैं वहां पर डाल देती हूँ। टेलीग्राम पर भी सेम नाम है बायोमेनिक्स बाय नुपुर गुलाटी और यूट्यूब पर भी सेम नाम है। तो आप जाकर के वहां ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ये सारी चीजों का अपडेट मिलता है। कोई दिक्कत? चले आगे, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब हमें सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सबसे पहला, intake of which one of the following food component should be minimized by the patients having gouty arthritis due to elevated serum uric acid level। गाउट एक बीमारी होती है, एक बीमारी होती है जो कि क्या करती है, और जिसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है। देखिए, हम जब प्रोटीन खाते हैं तो हमारी बॉडी यूरिया बनाती है। हमारी बॉडी क्या बनाती है? यूरिया। पर जब हम पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने की वजह से हमारी बॉडी में, क्योंकि यूरिया इतना ज्यादा हो जाता है, अब यूरिया को निकालना तो पड़ेगा, तो हमारी बॉडी क्या करती है? यूरिया को कन्वर्ट कर देती है यूरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देती है? यूरिक यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में जब स्टोर हो जाता है तो ये क्या करता है? ये बना देता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स बना देता है। और क्रिस्टल बनाने के बाद कहाँ स्टोर हो जाता है? ये स्टोर हो जाता है आकर के हमारे बोन्स के अंदर।
इसको बोलते हैं यूरिक एसिड का बढ़ जाना। हमारे शरीर में क्या हुआ भाई, यूरिक एसिड बढ़ गया। यूरिक एसिड बढ़ गया क्रिस्टल्स की फॉर्म में। अब ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर जाकर ये स्टोर हो जाएगा। तो पैरों में क्या होता है, पैरों के अंदर हमारे बहुत सारा फाइबर्स, मतलब बहुत सारा क्रिस्टल्स जमा हो जाता है। वो क्रिस्टल क्या करता है, पेन करने लगता है। तो इसको हम बोलते हैं गाउट। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है गाउटी आर्थराइटिस, यानी कि आर्थराइटिस को हिंदी में हम लोग गठिया बोलते हैं। इन्होंने आर्थराइटिस को आर्थराइटिस लिखा हुआ है, पर एक्चुअली आर्थराइटिस इज गठिया। आर्थराइटिस का रोग कौन सा होता है, गठिए का रोग होता है। तो गाउटी आर्थराइटिस मतलब वो बीमारी जिसके अंदर यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है, मतलब हमारे पास यूरिक एसिड या यूरिया ये सब बढ़ रहा है, और साथ साथ में हमको उसकी वजह से जोड़ों में दर्द हो रहा है। इसको बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस। तो यूरिया या यूरिक एसिड ये क्या है, देखो सबसे पहले बात करते हैं फाइबर्स। फाइबर्स नहीं होते। यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया ये फाइबर्स नहीं होते। तो फूड फाइबर तो नहीं है। फाइबर हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं अराइज करता। न्यूक्लिक एसिड, यस, ये हमारे क्या होते हैं, दीज आर न्यूक्लिक एसिड्स। ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो पिरामिड क्रिस्टल बनाते हैं और आकर के स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी में, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स की रिंग्स बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है न्यूक्लिक एसिड। जब न्यूक्लिक एसिड बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर गाउटी आर्थराइटिस हो जाता है। लिपिड्स होता है, लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स का मतलब होता है फैट्स। लिपिड्स का मतलब क्या होता है, फैट्स। वसा, तो वसा भी हमारी बॉडी में, वसा अगर स्टोर होती है बॉडी में तो वसा बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होती है, एडिपोज टिश्यू। वसा अगर बॉडी में स्टोर होती है तो वो स्टोर होती है एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में। मतलब जो भी फैट्स आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है वो चर्बी बना रहा है। एडिपोज टिश्यू का मतलब होता है चर्बी। तो ये यूजुअली क्या बना रहा है, फैट्स अगर स्टोर हो रहा है तो चर्बी बना रहा है। और अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर कैसे होता है, एनर्जी के लिए। ठीक, बात समझ में आई। तो कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड फॉर एनर्जी। डन। तो इसका करेक्ट आंसर इज न्यूक्लिक अम्ल। Which one of the following statement about microbes is not correct? रोगाणु, माइक्रोब्स या रोगाणु क्या होता है, वो सूक्ष्म जीवी जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उन्हें माइक्रोब्स कहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सूक्ष्म जीवी या बहुत छोटे कीड़े, जिनको बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। चलिए, वो बोलता है इसमें से क्या करेक्ट नहीं है। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। दे आर यूज टू गेट मेनी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। रोगों के उपचार के लिए ये जैव सक्रिय अणुओं को प्राप्त करने के लिए इन्हें प्रयुक्त किया जाता है। ये सही है। हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं ताकि हम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकें। जैसे हम लोग, एक मेटल होता है जिसका नाम होता है सोडियम, सोडियम 11। सोडियम 11 का 24 वाला जो आइसोटोप होता है उसको हम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, वो जो माइक्रोब्स में डालकर और रेडियो एक्टिव मटीरियल बनाते हैं ताकि हम इसको डिजीज के लिए ट्रीट कर सके। तो ये आंसर करेक्ट है। नो एंटीबायोटिक हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी माइक्रोब्स। क्या कोई एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक कोई भी माइक्रोब से नहीं मिल किया गया, किसी रोगाणु से कोई एंटीबायोटिक प्राप्त नहीं किया गया। रोगाणु मतलब वो जीव जो आपके शरीर में रोग फैला रहा है। ठीक, तो हमने रोगाणु से नहीं लिया था, हमने उस फंगस से ये निकाला था जो आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं फैला रहा है। ऑल्दो फंगस इज रोगाणु, फंगस भी रोगाणु है। तो ये आंसर क्या हुआ, सही हुआ। नेक्स्ट, दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। सॉरी, ये आंसर क्या हुआ आपका, ये आंसर गलत हुआ।
नो एंटीबायोटिक हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी माइक्रोब्स, ऑब्वियसली फंगस इज अ माइक्रोब ना, तो फंगस से ले रहा है। नेक्स्ट आंसर, ये गलत हुआ। नेक्स्ट आंसर, दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। यस, हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं शराब बनाने के लिए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है वो माइक्रोब्स जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करेंगे, वो माइक्रोब्स जो ऑक्सीजन नहीं है उसमें काम करेंगे और इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन या किण्वक बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट है सही है। नेक्स्ट, माइक्रोब्स आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, जब पानी गंदा हो जाता है, सारा गंदा पानी नाली और हमारे सीवेज वाटर, आपके ये जो वॉशरूम है, इन सब का पानी अगर हम लोग इकट्ठा करके इसको साफ करने की प्रक्रिया करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। जितना भी सीवेज हुआ है इसको साफ करते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे हम इसमें सेडिमेंटेशन करते हैं, इसको रख देते हैं, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, हम बाकी पानी ऊपर आ जाता है, इसको माइक्रोब से ट्रीट कराते हैं। इसमें एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर छोटे 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 कीटाणु आ जाते हैं, तो हम इसमें ऐसे गुड बैक्टीरियाज को ग्रो कराते हैं जो इन गंदे वाले कीटाणु को मार दे ताकि पानी साफ हो जाए। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, पर वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, वो स्टेटमेंट जो सही नहीं है, तो वो कौन सी हो गई, नो एंटीबायोटिक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी माइक्रोब। पेनिसिलियम नोटेटम का इस्तेमाल किया गया था, ये फंगस है। पेनिसिलियम नोटेटम का इस्तेमाल किया गया था, ये एक तरीके की फंगस है। इस फंगस का इस्तेमाल करके हमने क्या बनाया था, इस फंगस का इस्तेमाल करके हमने नोटेटम, एक मिनट रुको, आपका जो इन्होंने करेक्ट आंसर दिया था वो दिया था बी, फिर हमने इस पे वो डाला था कि भाई ये तो गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। पेनिसिलियम नोटेटम नाम से एक फंगस थी जिससे हमने एंटीबायोटिक बनाया था, पहली एंटीबायोटिक का नाम भी पेनिसिलिन है। आगे चलें। Golden rice is genetically modified crop where the incorporated gene is the biosynthesis of। सुनहरा धान आनुवंशिक रूप से रूपांतरण फसल का पादप है जिसमें स्मोवित विष्ट जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है। देखिए, गोल्डन राइस क्या था, गोल्डन राइस एक राइस की वैरायटी थी। ये वैरायटी क्या करती थी, इस वैरायटी के अंदर बहुत सारे, इस वैरायटी में क्या था, इस वैरायटी में हमारे पास चावल थे। अब हमारे पास यूजुअली क्या होने लगा, धीरे धीरे विटामिन ए की कमी आने लगी, तो हमने क्या करा, इसमें कुछ जीन्स को डाल दिया। उस जीन को डालने की वजह से, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, आनुवंशिक रूप से बनाया गया, मतलब क्या होता है, इसके जीन्स को हमने मॉडिफाई किया, इसके जितने भी जीन्स थे उसको हमने ठीक किया। तो उसको हमने किसके लिए ठीक किया, हमने विटामिन ए के लिए। जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम बनाते हैं ताकि हम उसके अंदर जो आपके ये होता है मिनरल्स या विटामिन, इनकी मात्रा को सही कर सके। जितने भी हमारे पास विटामिन हैं या मिनरल्स हैं, इनकी मात्रा को हम क्या कर सके, सही कर सके। अगर ये कम मात्रा में पाए जाते हैं तो इन्हें हम बढ़ा दें, अगर ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो इन्हें हम मॉडरेट ले आए। अगर कुछ ज्यादा है उसको निकालकर हम कमर्शियली प्रोड्यूस करें। तो हम लोग इस तरीके के काम जेनेटिक्स में यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में हम ये सब चीजें करते हैं। देखते हैं कि भाई इन चीजों को हम कैसे करें, ये चीजें कैसे सॉल्व हों, ये चीजें कैसे की जा सके, इन सब का हम ध्यान रखते हैं। तो अब हम क्या बोलते हैं कि भाई गोल्डन राइस किसके लिए बना था, गोल्डन राइस विटामिन ए के लिए बना था। गोल्डन राइस जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही होता है, बस अगर आप उसे खोल के देखोगे तो वो गोल्डन गोल्डन से कलर का नजर आता है। तो हम क्या बोलते हैं, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं या प्लांट बोलते हैं।
जो किसके लिए बनाया गया, विटामिन ए के लिए, इसको ध्यान रखना। जीएमओ जो बनाया गया था, गोल्डन राइस जो जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था, ये किसके लिए किया गया था, विटामिन ए के लिए। ठीक, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो बायोटेक्नोलॉजी होती है ना, ये हम लोगों के लिए बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी चीजें इससे करते हैं। जैसे कॉटन है, एक इसका एग्जाम्पल है। कॉटन का एक पौधा था, कॉटन के पौधा जब हम उगाते थे ना, तो कॉटन का पौधा क्या करता था, उसके आसपास के जो कीड़े थे ना, वो इसको खा जाते थे। जब वो इसको खा जाते थे तो कॉटन की फसल तो बर्बाद हो गई। भाई हमने कॉटन उगाया, इतनी मेहनत करी, खेती बाड़ी करी, इतनी जो भी खाद थी वो डाली, इतना पैसा लगाया, इतनी मजदूरी लगाई, इतनी मेहनत करी, खराब हो गई, कीड़ों ने खा लिया। अब क्या करें इसका हम? तो हमें क्या बात समझ में आई, हमें ये एक बात समझ में आई कि भाई जो ये कीड़े खा जाते हैं ना, तो एक ऐसा कीड़ा था वहां पर, एक ऐसा फ्लाई था जिन पे ये कीड़ा, जो जब ये कीड़ा उसको खाता था तो वो मरता नहीं था। तो हमें एक बात समझ में आई, भाई इस कीड़े पे ना असर नहीं हो। हमने उस कीड़े को लिया, हमने बोला भाई ऐसा क्या है इसके अंदर जो इस पर, इन कीड़ों का, ये जो कीड़े कॉटन को खा जा रहे हैं, इसका असर नहीं पड़ रहा। तो हमने क्या करा, एक बैक्टीरिया लिया जिसपे इसका असर नहीं पड़ रहा था। उस बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बैसिलस क्या होता है, बैसिलस बैक्टीरिया की शेप के अनुसार उसके नाम होते हैं। बैसिलस हो गया, रॉड हो गया, ये सब इसके नाम होते हैं। तो एक बैक्टीरिया था जिसका नाम क्या था, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। माउस से लिखना पड़ रहा है इसलिए ये थोड़ा सा स्लो है। बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस, थैंक्स टू लॉकडाउन कोई भी चीज आ नहीं पा रही है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट क्लास जब भी हम इसके बाद की लेंगे, वो सारी क्लासेस हम दूसरे तरीके से लेंगे या ऑन बोर्ड लेंगे, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक, तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस नाम से एक बैक्टीरिया हमने लिया, इससे हमने एक जीन निकाला। उस जीन का नाम था क्राई जीन। हमने देखा इसके अंदर एक स्पेशलाइज जीन है जिसका नाम है क्राई वन या क्राई टू, क्राई वन एसी, क्राई टू ए बी, ये जीन है। हमने ये जीन ले लिया और इस जीन को हमने कॉटन के प्लांट में डाल दिया। तो कॉटन के प्लांट पर भी उन दो कीड़ों का असर पड़ना बंद हो गया। हमें बात समझ में आ गई। हुआ क्या, देखो सुनो ध्यान से। एक कॉटन का हमारे पास पौधा था, उस पौधे को तो कीड़े आके खा जाते थे। हमने देखा एक बैक्टीरिया है बहुत शाना, उस बैक्टीरिया के ऊपर इन दो कीड़ों का असर नहीं पड़ रहा। तो हमने देखा ऐसा क्या है इस बैक्टीरिया में जो ये दोनों कीड़े उसे मार नहीं पा रहे। तो जब हमने उस बैक्टीरिया को निकाला तो उसके अंदर एक जीन था क्राइवन जीन। इस जीन को हमने फिर कॉटन में डाल दिया। बोला कि भाई इसी जीन की वजह से वो कीड़े इसको नहीं मार पा रहे, तो अगर ये जीन हम कॉटन में डाल देंगे तो ये कॉटन को भी नहीं मार पाएंगे। बिल्कुल बात सही है। तो हमने क्राई जीन को किस में डाल दिया, कॉटन में डाल दिया। जब हमने इसे कॉटन में डाला तो ये कीड़े कॉटन को खाते थे, कॉटन को चबाते थे और मर जाते थे, मतलब हमारी कॉटन बच गई। तो इसीलिए बोलते हैं इसको बीटी कॉटन। बीटी क्यों, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की वजह से इसका नाम रखा गया बीटी कॉटन। इस तरीके से फिर हमने बाकी चीजों में भी करना शुरू किया। पर यार कॉटन तो हमें खानी नहीं है ना, हमारे अंदर नहीं जा रही। बाकी सब्जियां फल तो हमको खाना है ना, हमारे अंदर जा रहा है। वो हमको कहीं ना कहीं, ज्यादा नहीं करेगा, कम करेगा, पर कहीं ना कहीं हमको थोड़ा मोड़ा नुकसान करेगा। इसलिए बाकी जैसे बीटी ब्रिंजल बैन किया गया, पर बीटी कॉटन आज भी चल रही है। ये इस तरीके के बहुत सारे काम हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। बहुत अच्छी फसल बना देना, खाद को बदल देना, हम लोग इस तरीके के गन्ने उगाना कि भाई बहुत बड़े बड़े हो गए, पेड़ छोटे हों पर फसलें अधिक हों, ये सारा काम हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। जीन्स के अंदर चेंजेस करते हैं, जीन्स को बदलते हैं ताकि हम ये सब काम कर सकें। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट, which one of the following vitamin has a role in blood clotting? रुधिर का थक्का जमाने के लिए या आंतचन करने के लिए
कौन सा विटामिन काम आता है? शुरू से शुरू करते हैं। पहले विटामिन है, इसका काम क्या है? अगर कभी विटामिन ए की कमी हो जाएगी शरीर में तो ये आंखों के लिए दिक्कत करेगी। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। तो ये सबसे पहले क्या काम करेगी? ये रेटिनॉल होता है, ये हमारी आंखों को प्रॉब्लम देगी। इससे हम लोगों को रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देख के आइए, क्योंकि ये रंगौंधी रतौंधी कौन सी कोशिका करती है, कौन सी कोशिका पाई जाती है, ये मैंने वहां पर पहले ही डिस्कस किया। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उन वीडियोस में देख करके आइए। चलिए, विटामिन ए हम लोगों को रात को नहीं दिखाई देगा अगर इसकी कमी हो जाएगी तो, या आंखों में अंधापन आने लगेगा, वो विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी अगर कम हो जाए, या विटामिन डी का काम क्या है? ये कैल्शियम और फॉस्फेट को देती है शरीर को। अगर विटामिन डी की मात्रा पूरी होगी तो इससे हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, और अगर सेम इसकी कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। इससे एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं रिकेट्स, सूखा रोग। आपके घुटने मिलते हैं, आपके पैर मिलते हैं, बीच में से ओपन हो जाते हैं। इस बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स या सूखा रोग, विटामिन डी की कमी से होती है। नेक्स्ट, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से होता है प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी, परेशानी हो जाती है किसमें? प्रजनन। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब क्या सिर्फ लड़कियों में होती है क्योंकि लड़कियां प्रेग्नेंट होती है इसलिए ये दिक्कत सिर्फ लड़कियों में आती है? नहीं, प्रेगनेंसी में दिक्कत आने का मतलब लड़का लड़की दोनों में होता है। शुक्राणु सही से नहीं बन रहा है, लड़कियों में एग नहीं बन रहा है, दोनों सेम टाइम पे मिल नहीं रहे हैं। सारी प्रॉब्लम किससे हो रही है? विटामिन ई से, ई की कमी से। विटामिन के का काम? ब्लड क्लॉटिंग। अगर विटामिन के की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाए तो जो रुधिर का थक्का, मुझे चोट लगी, ये रुधिर का थक्का, इस यहाँ पर जो ब्लड क्लॉट होना चाहिए था इसको 5 मिनट में हो जाना चाहिए था, ये हुआ ही नहीं, इसको 10 मिनट लग गए, तो बहुत सारा खून निकल गया। वैसे 5 मिनट का टाइम नहीं लेता, खून निकला, इसको 1 मिनट में बंद हो जाना चाहिए था। अब ये बंद नहीं हो पाया, क्योंकि ये बंद नहीं हो पाया तो इसने ज्यादा टाइम लिया तो ज्यादा खून निकल गया। तो ये किसके कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जिसको भी विटामिन के की कमी हो उसको ज्यादा से ज्यादा विटामिन के, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब देना शुरू कर देते हैं। ठीक, डन, आगे चले। नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर इज विटामिन के। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको हर साल मिल जाएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे, किसी ना किसी ईयर में ये जरूर, सॉरी, हर ईयर में किसी ना किसी पेपर में आपको ये जरूर मिलेगा। अगर आप लोग सोच रहे हो विटामिन छोड़ के एग्जाम देना, बेकार। विटामिन पे तो क्वेश्चन आना ही आना है, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आना है। और विटामिन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े, विटामिन छोटा टॉपिक है और इस छोटे से टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन तो आते हैं और हर साल आते हैं। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, द टर्म प्रोबायोटिक इज अप्लाइड टू, ये क्या होता है? शुरू करते हैं। प्रोबायोटिक पर पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? शुरू करो। क्या ये ऑर्गेनिक फूड है? ऑर्गेनिक फूड है मतलब क्या ये ऐसी चीज है जो हम लोग इसके अंदर इसके जीन्स में चेंज करके या इस तरीके से हमने इसे बनाया? नहीं, तो ये ऑर्गेनिक फूड नहीं है, जैविक खाद नहीं है ये। एंटासिड, एंटासिड दवाई होती है। एंटासिड का एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक होता है MgOH, MgOH2। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि भाई ये एंटासिड है। एंटासिड मतलब एंटी ऑफ एसिड, एसिड का एंटी है भाई, जहां एसिड होगा उसका उल्टा काम करेगा, ये बोलेगा नहीं मैं नहीं करूंगा तेरे जैसा काम, ये एंटासिड है। ये क्या काम करता है? ये अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी हो जाए,
कई बारी हमने ज्यादा खाना खा लिया, भैया बहुत टेस्टी था, आज तो छोले भटूरे बने थे, मजा आ गया खाना खा के, तो हमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया। बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो बॉडी में क्या हुआ, बहुत ज्यादा एसिडिटी बनने लगी, गैस बनने लगी, एसिडिटी हुआ, बहुत ज्यादा वॉमिट सा फील होने लगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डायाजीन देते हैं, जिंटेक, रेंटेक, पेंटासिड, इस तरीके की बहुत सारी दवाइयां देते हैं। ये सारी दवाइयां क्या होती है, एंटासिड होता है। तो MgOH2 क्या होता है, ये भी एक तरीके का एंटासिड है। ये क्या करता है, एंटासिड होता है, और ये क्या करता है, एसिडिटी को रोकने का काम होता है। तो इस तरीके की आप कोई भी दवाई खाओ, इनो खाओ, डाइजीन खाओ, जिंटेक, रेंटेक, कुछ भी खाओ, उसमें यही सॉल्ट डलता है। तो एंटासिड मतलब दवाई जो MgOH2 से बनी है। वैसे एक और चीज बताती हूँ, जो कच्चा दूध होता है ना, कच्चा ठंडा दूध जिसमें चीनी ना डालो, वो भी हमारे पास MgOH2 का सॉल्ट होता है। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो कच्चा दूध पी ले बिना चीनी डाले रात को, तो उससे भी हम लोगों को एसिडिटी में बहुत फर्क पड़ता है, उसमें भी सेम सॉल्ट होता है, पर कच्चा दूध। ठीक, आगे चले। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक अगेन एक दवाई है, जो दवाई आपको बैक्टीरिया के अगेंस्ट दी जाती है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, कोई भी ऐसी बीमारी जो जीवाणु से हुई हो, जैसे टाइफाइड आपको बैक्टीरिया से हुआ है, तो इन केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कराया कि एंटीबायोटिक किससे बनी है, पेनिसिलियम नोटेटम से। फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम, उस फंगस से एंटीबायोटिक बनाई गई है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई थी, ये बैक्टीरिया के लिए बनाई जाती है, और बनती किससे, फंगस से बनती है। तो ये भी नहीं हो सकता, एंटीबायोटिक भी नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर इज लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक। मतलब क्या है, जिंदा कीड़े हैं ये। जो आप प्रोबायोटिक ड्रिंक पी रहे हो, जिंदा कीड़े हैं, जिंदा छोटे 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 माइक्रोब्स हैं जो आपकी बॉडी में जाते हैं। अब भाई हम कीड़े क्यों खा रहे हैं, हम तो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हम तो वेजिटेरियन है भाई, कीड़े क्यों खा रहे हैं। हम कीड़े इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी में बैक्टीरियाज नहीं है, कीड़े इन द सेंस लाइव बैक्टीरियाज। अब आपको क्या लगता है आपकी बॉडी में बैक्टीरिया नहीं है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। ये बैक्टीरियाज आर गुड बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में जाएंगे और डाइजेशन को, पाचन को तेज कर देंगे। डाइजेशन तेज होने की वजह से क्या हो जाएगा, पाचन तेज हो जाएगा, डाइजेशन तेज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, पाचन से संबंधित कोई बीमारी नहीं आएगी। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। तो प्रोबायोटिक क्या होता है, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स या प्रोबायोटिक चीजें क्या होती हैं, ये सूक्ष्म जीवी होते हैं, सजीव, जिंदा होते हैं। जब आप इसे पीते हो तो जिंदा बैक्टीरिया आप लोग पी रहे हो तो। इसका एक एग्जांपल याकूल्ट है, याकूल्ट इसका एग्जांपल है। याकूल्ट इज अ प्रोबायोटिक ड्रिंक। ये लाइव माइक्रोब्स होते हैं जो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स कॉजेज एसिडिफिकेशन एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कौन सा माइक्रोब, कौन सा सूक्ष्म जीव दूध के दही बनने और अम्लीकरण का कारण बनता है। चलो शुरू करते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, विब्रियो कॉलेरा, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ये सारे बैक्टीरियाज हैं जो हमको बीमारी फैलाते हैं। विब्रियो कॉलेरा हैजा नाम से पता लग रहा है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ये बेकर्स यीस्ट होता है, ये यीस्ट होती है, इसको हम बेकर्स यीस्ट बोलते हैं। ये आप जब छोले भटूरे खाते हो, या फिर आपने ये खाया होगा ब्रेड या केक खाते हैं, केक तो खाते हैं, केक पेस्ट्रीज, उसको जो फुलाने का काम करता है दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, इसलिए इसको हम लोग बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से हम लोग एंटी रिप्रेसर सप्रेसर जीन्स को निकालते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज लैक्टिक एसिड बैसिलस। लैक्टिक एसिड बैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, बैसिलस वर्ड आ गया ना, तो ये बैक्टीरिया होता है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है। जो बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया दही को, आपने देखा होगा दही बनती कैसे, दूध को रख देता है, उसमें थोड़ा सा पहले ही दही डालता है,
और उसको मिक्स करते हैं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखते हैं, और उससे क्या होता है, दही जम जाती है पूरी। हमने क्या करा, पहले थोड़ा सा बैक्टीरिया डाल दिया, दही इज बैक्टीरिया, हमने थोड़ा सा बैक्टीरिया डाल दिया, उस बैक्टीरिया ने क्या किया, डिवाइड होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया, दूध को लेता गया और डिवाइड होता गया, तो फाइनली उसने क्या करा, कर्ड बना दी। पर इस चीज का ध्यान रखना, कर्ड बन रही है, दही बन रही है, दही बन रही है या कर्ड बन रही है, मतलब यही बात, जब भी दही बनेगी इसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर बहुत जरूरी है, ये किसी भी तापमान पे नहीं बन जाती। इसीलिए आप देखना, ध्यान देना, अब जब आपकी मम्मा घर में दही बनाएंगे ना, तो आपकी मम्मा दही कैसे जमाएंगे घर के अंदर, आपकी मम्मी क्या करेगी, सर्दियां हैं तो दही को आटे के ड्रम में या कहीं पर कपड़े में लपेट के रखेंगी, क्योंकि उसको वो टेम्परेचर चाहिए। अगर गर्मी है तो उन्हें फ्रिज में रखेगी, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर उसको बहुत सही चाहिए, बिना मतलब इस तरीके के टेम्परेचर में काम नहीं करता। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है यहाँ पे, आगे चले, नेक्स्ट बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग had the Nobel Prize in 1962 along with Francis Crick and James Watson for the discovery concerning the molecular structure of DNA? वो क्या पूछता है, न्यूक्लिक अम्लों के आणविक संरचना में संबंधित शोध के लिए फ्रांसिस क्रिक और जेम वॉटसन के साथ 1962 के नोबेल पुरस्कार का भागीदार कौन था? ठीक है, तो वो क्या पूछता है कि भाई इसको नोबेल पुरस्कार जो क्रिक और वॉटसन एंड क्रिक को मिला 1953 के अंदर, इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर फाइंड किया था, तो जो इनको अवार्ड मिला, वो इसके साथ साथ में और कौन था? न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या हुआ भाई, न्यूक्लिक एसिड का मतलब हुआ डीएनए। इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था, दोनों ने ना, ये हमारे वॉटसन भाई साहब एंड क्रिक, इन्होंने क्या किया था, हमारे साथ में इन्होंने बताया था कि भाई डीएनए क्या होता है, या इस तरीके का इन्होंने काम किया था। तो जब इन्होंने बताया था कि भाई डीएनए का मॉडल कैसे दिखाई देता है, ए क्या है, टी क्या है, जी क्या है, तो इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया था, उनका नाम क्या है? चारगफ ने रूल दिया था, चारगफ ने भी काम किया था डीएनए में, चारगफ ने एक रूल दिया था, चारगफ ने क्या बोला था कि भाई, चारगफ ने बोला कि जितने भी इसमें न्यूक्लिक एसिड है, जो डीएनए बनता है आपका चार चीजों से बनता है, ए, टी, जी एंड सी, ए टी जी सी से बनता है। तो इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था कि भाई जितना ए है उतना टी है, जितना जी है उतना सी है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। इस तरीके का एक रूल इन्होंने बताया था कि भाई जो सारे होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, इस तरीके का एक रूल इन्होंने बताया था। तो यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि भाई ये काम कैसे कर रहा है। ठीक, इन्होंने भी काम किया था, एक मिनट रुकना, शायद एक क्वेश्चन और मैंने इसमें आपको दिया हुआ है, नहीं वो शायद दूसरी स्लाइड के अंदर है। ठीक है, तो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे मॉरिज ह्यूज फ्रेडरिक विल्किंस, इन्होंने इसके साथ में काम किया था, विल्किंस ने, और इन्होंने एक्चुअली इनको भी एक नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि इन्होंने भी सेम काम किया था वॉटसन क्रिक एंड वॉटसन, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के साथ, हम लोग इनको शॉर्ट फॉर्म में वॉटसन एंड क्रिक बोलते हैं। इन्होंने 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। रोजलैंड एंड फ्रैंकलिन, ये मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगी, आगे है एक क्वेश्चन। ठीक है, फोर्ब्स लेविन है, इन्होंने कोई, इनका काम कोई बहुत ज्यादा हमारा बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ये प्रॉपर डीएनए पे काम नहीं कर पाया था, ये पुरानी थ्योरीज में थे कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। जबकि जो, चलो एनीवेज मैं अभी बता देती हूँ, रोजलिन फ्रैंकलिन जो थे, ये एक लड़की है,
इन्होंने डीएनए पे काम किया था, पर अनफॉर्चुनेटली ये डीएनए के बारे में बताने से पहले मर गई थी। तो इन्हें कोई नोबेल प्राइज या इनको चीजों को बहुत ज्यादा नहीं आया। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे भाई ये ऐसा क्या हुआ था इनके साथ में, इनकी पूरी थ्योरी है आगे। पर एनीवेज अभी फिलहाल ये समझो कि हाँ इन्होंने डीएनए पे काम किया था पर इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था। तो लेवेने थे, इन्होंने बहुत ज्यादा डीएनए के पर विश्वास नहीं किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है मॉरिस ह्यूज फ्रेडरिक विल्किंस। अगला क्वेश्चन, विच वन, ये बता दो यार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2017 सेलिब्रेटेड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के अंदर किस बीमारी पर पूरा थीम जो रखा गया था वो किस बीमारी पर रखा गया था? एजिंग एंड हेल्थ पे नहीं था, डायबिटीज पे नहीं था, फूड सेफ्टी पे तो ऑलरेडी ऑब्वियसली वर्ल्ड हेल्थ डे पे बात नहीं करेंगे। तो इसने किस पे बात किया था? डिप्रेशन। लेट्स टॉक। इन्होंने एक चीज बताई, इन्होंने बोला जो डिप्रेशन में पेशेंट्स है ना वो एक्चुअली डिप्रेशन में है क्यों, ये सब डिप्रेशन में जाते क्यों, डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन एक्चुअली एक बीमारी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आज के डेट में क्या है, हम लोगों को ना स्ट्रांग रहने की आदत नहीं है। हम लोग सब ना बहुत ज्यादा वीक है। हम लोग क्या करते हैं भाई, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, हम डिप्रेशन में हैं। हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, हम डिप्रेशन में। क्यों डिप्रेशन में? ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ, आप जो डिप्रेशन में हो? कुछ नहीं हो रहा यार। मेरा ना कल मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, मेरी ना बीवी घर छोड़ के चली गई, अरे मेरे एग्जाम कम है, मेरा ना सिलेक्शन नहीं हुआ। ये क्या रीजन है डिप्रेशन का? टेंशन लेते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सबसे बात नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे, बीमार हो जाएंगे। इसका सिम्टम्स क्या है? गुस्सा आना। अचानक गुस्सा आ जाएगा, किसी को भी पीट देंगे, तो इसका सबसे बड़ा सिम्टम्स क्या है? गुस्सा। बहुत गुस्सा आता है इसके अंदर लोगों को। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर मतलब डिप्रेशन के अंदर हम लोगों को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका है डिप्रेशन में से बाहर निकालने का, उनसे बात करो। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो अपनी चीजों को आपको बताएंगे। जब वो सब चीजें बोल देंगे ना तो उनके दिमाग में वो चीजें चलनी बंद हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो हमेशा हर वो बंदा जो डिप्रेशन में, उसको थोड़ा सा प्यार दो, थोड़ी सी केयर दो। वो आपका साथ चाहता है, आपका प्यार चाहता है, आपकी केयर चाहता है, उसको थोड़ा सा प्यार केयर दो। वो इस चीज से क्या होगा, ओवरकम कर जाएगा, बाहर निकल आएगा। ठीक है, डन। तो जो आपका 2017 में WHO ने वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया था, वो पूरा का पूरा पूरी थीम इस बात पे थी कि भाई डिप्रेशन में नहीं जाने देना लोगों को, सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करने देने। लेट्स स्टॉप, उनसे बात करो। ठीक है, नेक्स्ट, exam examine these two statements carefully and select the correct answer using the code given below. Both the statements are, उससे पहले हमको नीचे का पढ़ना चाहिए। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज स्मूथ विथ कंप्लीट फर्टिलाइजर। जो प्लांट की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, क्या वो उर्वरक से आबाद होती है? मतलब फर्टिलाइजर नहीं डालोगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। अ कंप्लीट फर्टिलाइजर जो पूर्णतः उर्वरक होते हैं, उसमें क्या होता है, उसके अंदर हमेशा नाइट्रोजन यानी कि N, फॉस्फोरस यानी कि P, पोटेशियम यानी कि K होते हैं। दो इन्होंने कथन दिए, इन्होंने बोला कि भाई क्या जो प्लांट है अगर वो प्रॉपरली उगेंगे तो वो बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर होंगे? आंसर बताओ। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, फर्टिलाइजर जरूरी थोड़ी है, ये तो किसी और चीज से भी हो सकता है। फर्टिलाइजर, सिर्फ फर्टिलाइजर ही जरूरी है? हाँ या ना? एक तो ये बोला पौधे की वृद्धि सिर्फ फर्टिलाइजर पर निर्भर नहीं करती, पौधे की वृद्धि फर्टिलाइजर पर भी निर्भर करती है। और किस पर निर्भर करती है? मैन्योर वगैरह पर। तो इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि ग्रोथ जो होती है प्लांट की वो स्मूथ होगी अगर मैं फर्टिलाइजर डाल रही हूं तो। यस। अगर ये बोलता कि भाई सिर्फ इस पर निर्भर करती है तो ये गलत हो जाता। पर अभी वो क्या बोल रहा है कि ये कंप्लीट फर्टिलाइजर होता है। यस, ये कंप्लीट अगर फर्टिलाइजर आप डालोगे तो ये क्या करेगा, आराम से ग्रो कर जाएगा, स्मूथ ग्रोथ हो जाएगी। दूसरा बोलता है कि जो कंप्लीट फर्टिलाइजर है कि उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम में होता है। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये भूल गए, यूरिया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूरिया। देखो, हवा में बहुत नाइट्रोजन है
पर हम ले नहीं सकते। तो पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ले सकता है? यूरिया के रूप में। पौधे को यूरिया दे दो, पौधा मिट्टी में अपने आप उसको नाइट्रोजन में बदलेगा, कीड़े होते हैं वो बदलेंगे और मिट्टी से वो ले लेगा। तो यूरिया ये भूल गए। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है पर सेकंड नहीं है। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ वन। वो कह रहा है कि दोनों ट्रू है। पहला ही गलत भाई, दोनों ट्रू है ही नहीं, हमें पता है सेकंड वाला गलत है। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। नहीं भाई, इंडिविजुअली ट्रू ही नहीं हमें पता है। थर्ड वन, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। पहला कथन सत्य है किंतु दूसरा कथन असत्य है। करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कथन पहला गलत है, कथन दूसरा सही है। गलत है ये, तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। आगे चले। एनर्जी इज रिक्वायर्ड is for maintenance of life. It is obtained by the process of। वो बोलता है एनर्जी, ऊर्जा हमें चाहिए होती है हमारे सारी चीजों के लिए। वो कहाँ से आती है? शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। डिकॉम्पोजिशन यानी कि अपघटन। डिकॉम्पोजिशन का मतलब होता है अपघटन। किसी भी चीज को, आपने देखा होगा केला रख दो थोड़ी देर के लिए, बाहर गल जाएगा। क्यों गलेगा? क्योंकि डिकॉम्पोज हो गया। तो क्या हुआ? वो गल गया, डिकम्पोज हो गया। उस पर बैक्टीरिया आ जाए, उसको गला दिया, उसको खराब कर दिया। तो डिकम्पोज का मतलब होता है भाई मरी हुई चीज को, मतलब जो चीज पुरानी हो गई या मरी हुई है उसको सड़ा देना। हमारी बॉडी भी जब मर जाती है तो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है, स्मेल आने लगती है ना, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। अपघटन हो जाता है, इसका घटने लगता है। जो इसकी क्वालिटी है उस क्वालिटी का क्वालिटी घटना शुरू हो जाती है, इसलिए इसको अपघटन बोलते हैं या डिकम्पोजिशन बोलते हैं। बात समझ में आई? तो अब इसका आंसर करेक्ट, सॉरी डिकॉम्पोजिशन तो इसका आंसर नहीं हो सकता, तो ये करेक्ट नहीं है। दूसरा, फोटो रेस्पिरेशन। एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है, क्या वो हमें सांस लेने के लिए जरूरी होती है? वो भी सांस तब लेना जब हम लोग सनलाइट से ले रहे हैं। जब हम लोग सनलाइट से ले रहे हैं, फोटो रेस्पिरेशन हो रही है, तो ये तो सिर्फ पौधों में हो रही है, हमें तो नहीं हो रही। हम तो अंधेरे में भी सांस लेते हैं, लाइट बंद कर दो ले लेंगे प्रॉपरली, है ना। ऑक्सीजन ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। पौधों को लाइट चाहिए होती है अपना प्रॉपर प्रोसेस करने के लिए, ताकि वो एनर्जी को रिलीज कर सके। तो ये आंसर भी गलत है। नेक्स्ट है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है भक्षकाणु क्रिया। इसका मतलब क्या होता है? भाई बाहर से कोई कीड़ा आया, बैक्टीरिया आया, कुछ भी आया, तो हमारे कुछ सेल्स, हमारी कुछ कोशिकाएं उसको क्या करती हैं? जाती हैं, खा जाती हैं। खाने के बाद फट जाती हैं, मार देते हैं उसको। नहीं भी फटेंगी तो उनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसे खा जाएंगी। भाई तू मार रहा था हमको, हमें परेशान कर रहा है, ले मैं खा जाती हूँ। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब है कोई भी वो कोशिका जो दूसरी कोशिका को मार दे रही है, कोई भी वो जीव जो दूसरे जीव को मारने का काम कर रहा है। पर मार कैसे रहा है? गोली नहीं मारना है, तलवार चाकू नहीं मारना है, उसे खा जाना। अगर उसे खा रहा है और इस तरीके से उसको मार रहा है तो उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो ये भी, इससे भी हमें मतलब एनर्जी, इसके लिए भी वो पूछ रहा है एनर्जी किस किस चीजों के लिए चाहिए। चाहिए तो इन सभी के लिए, पर ज्यादा नहीं। हमें ज्यादा एनर्जी किसके लिए चाहिए? मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म क्यों? उपापचय क्यों? ये जिंदगी को बनाए रखने के लिए जरूरी है। उसने यही बोला ना, ऊर्जा जो जिंदगी को बनाए रखने के लिए जरूरी है। कौन सी ऐसी प्रक्रिया? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि भाई सांस लेना, खून का दौरा चलना शरीर में, दिल का धड़कना, दिमाग का चलना, ये सारी प्रक्रियाएं क्या होती है? मेटाबॉलिज्म। इनको हम लोग बोलते हैं उपापचय, मेटाबॉलिज्म। तो ये एनर्जी हमारे लिए, ये जितनी भी एनर्जी होती है हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए किसमें जरूरी होती है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है? मेटाबॉलिज्म। जो एनर्जी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? इन सभी चीजों से हमें, मतलब मेटाबॉलिज्म बॉडी सारे प्रक्रिया करता है, इससे हमें मिल जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर इज मेटाबॉलिज्म। फैगोसाइटोसिस हम किसी को मार रहे हैं, उससे एनर्जी मिल रही है? नहीं। फोटो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उससे एनर्जी मिल रही है? उससे एनर्जी जरूर मिल रही है, पर सिर्फ उससे नहीं मिल रही।
और ऐसा नहीं है कि अगर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, सनलाइट नहीं होती तो पौधा मर जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। डिकॉम्पोजिशन हम किसी चीज को घटा रहे हैं, नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर इज मेटाबॉलिज्म। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए, आप लोग को कुछ भी ऐसी चीज जो समझ नहीं आई हो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग जुड़िए, ये मैंने नीचे नाम लिखा है पेज का, ये फेसबुक पर भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जो नोट्स हैं वो रखे हैं मैंने इस पर, तो अगर आप इस पर चेक करेंगे तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे इसी पेज पर। और सेम इसी पेज के नाम से फेसबुक पर मिल जाएगा, जिसमें मैं कुछ चीजों को अपडेट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे न्यू रिसर्च क्या हुई है, जो साइंस से रिलेटेड है, जो बायो और केमिस्ट्री से रिलेटेड है, वो सारी रिसर्च में डाल देती हूँ ताकि करंट अफेयर भी आप लोग कर सकें। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, इस क्लास को आज खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास न्यू पीडीएफ विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे ताकि एक नंबर कटने की गुंजाइश भी ना हो। अभी इस क्लास को यहाँ ओवर करती हूँ, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।